स्लाइड ओके। मैं डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव, मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मेडिसिन विभाग का विभागाध्यक्ष हूँ और मैं आप लोगों से कोविड-19 का रोल एज टीचर और गाइड डायबिटीज के मैनेजमेंट में क्या है उसके बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। आप सब लोग मेरी बात से सहमत होंगे कि कोविड ने हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ी छाप छोड़ी है और जैसे कि हम एसी और बीसी और एडी कहा करते थे कि बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर दैट, उसी तरह से ये जो एरा है ये अब एसी और बीसी में डिवाइड हो जाएगा, बिफोर कोविड एंड आफ्टर कोविड। सो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे कि व्हाट वाज नोन बिफोर कोविड। कोविड से पहले हमें क्या पता था? तो एक तो ये था कि वायरल इलनेस और हाइपरग्लाइसीमिया के बीच में जो संबंध है उसके बारे में हम कभी ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे और टाइप 2 डायबिटीज में और भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते। टाइप 1 में फिर भी इसका संबंध माना जाता था, बट टाइप 2 में नहीं माना जाता था। इसके अलावा कभी भी किसी भी वायरस की बीमारी में हाइपरग्लाइसीमिया को मृत्यु और रोग मुक्त होने और मृत्यु दर के लिए क्या पर्याय नहीं माना जाता था। मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी को का रिस्क फैक्टर नहीं माना जाता था। इसके अलावा जो स्टेरॉइड्स हैं उनका जो इस्तेमाल है वो तो काफ़ी ज़्यादा होता ही है हमारे यहाँ, लेकिन इससे डायबिटीज़ होती है और उस डायबिटीज़ के बारे में ज़्यादा किसी का ध्यान नहीं था। इसके अलावा कभी भी ये नहीं सोचा गया था कि डायबिटीज़ के मरीजों को हम बिना बुलाए डायबिटीज़ का इलाज कर पाएंगे, रिमोट मैनेजमेंट करेंगे। मरीजों के लिए कभी भी शुगर की जांच या उसकी मॉनिटरिंग कभी भी प्रायोरिटी नहीं थी और कभी भी उन्होंने ये नहीं जाना चाहा कि शुगर का कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों का विचार और लोगों की राय बहुत कम थी और लोग टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते थे। मरीजों के मैनेजमेंट जो था, डायबिटीज का मैनेजमेंट, उसका प्रायोरिटाइज नहीं करते थे कि इस तरह की बीमारी होगी तो क्या देंगे, माइल्ड है तो क्या देंगे, मॉडरेट है तो क्या देंगे, टाइप 1 टाइप 2 स्टेरॉइड सब में अलग अलग किस तरह से उसको मैनेज करेंगे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इंडिया विश्व का सेकंड लार्जेस्ट मरीजों के होने के बावजूद डायबिटीज के अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो कि होते हैं जैसे कि म्यूकरमाइकोसिस, वो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं थे और हमें बहुत कम केसेस मिलते थे म्यूकरमाइकोसिस के। और वैक्सीनेशन वायरल इलनेस में कभी भी एक प्रायोरिटी नहीं रही, ऑल्दो डॉक्टरों ने हमेशा एडवोकेट किया कि डायबिटिक इंडिविजुअल्स को वैक्सीनेशन कराना चाहिए रेस्पिरेटरी इलनेसेस के लिए, बट इसके बारे में कभी भी जो है एक आम राय नहीं बनी। अब हम चलते हैं कि कोविड ने हमें क्या सिखाया। एक नया वेरिएंट आ रहा है, अभी हमने कोविड के 2 लहरों से हम जूझते हुए बाहर निकले हैं। टाइप वेव 1, वेव 2, डेल्टा वेरिएंट आया जो बहुत खतरनाक था। अब एक नया वेरिएंट सुनने में आ रहा है जिसको हम कहते हैं ओमिक्रॉन है। ऑल्दो इसके बारे में अभी तक जितनी भी जानकारियां हैं वो ये बताती हैं कि ये इससे जो बीमारी होती है वो माइल्ड बीमारी है, बहुत सीवियर बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी अभी जो रिसेंट जो डेटा आ रहा है वो ये बता रहा है कि जो ओमिक्रॉन से भी हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में और वो मरीजों को बहुत ज़्यादा तेज़ी से इन्फेक्ट कर रहा है। अब डायबिटीज़ और कोविड के बीच में क्या संबंध है? तो जैसे जो डायबिटीज़ के मरीज होते हैं उनमें अगर कोविड का इन्फेक्शन होता है तो वो बहुत सीवियर ग्रेड का होता है, ग्रेड बढ़ा होता है, क्योंकि वहाँ पे इम्यून डिसफंक्शन होता है उन पेशेंट में। और वायरल इन्फेक्शन जितने होते हैं वो डायबिटीज़ कर सकते हैं और या डायबिटीज़ के मरीजों में ब्लड शुगर के लेवल का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो सकता है और ये एक विशियस साइकिल है जो एक दूसरे को परपिचुएट करके एक दूसरे को के में सहभागिता दर्ज करते हैं। अब ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में क्या इफेक्ट डालता है कोविड-19? तो ये देखा गया है कि जो बढ़ा हुआ शुगर का लेवल है वो कोविड के वायरस के रेप्लिकेशन में मदद करता है और जो ग्लाइकोलिसिस होती है जिससे कि शुगर लेवल बढ़ती है वो उस लेवल को मेंटेन करता है, सस्टेन करता है। इसके अलावा जो
शुगर का डिटोरेशन है वो एक टिपिकल कॉम्प्लिकेशन है कोविड के मरीजों में, जो कि डायबिटीज के मरीज होते हैं या इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस के मरीज होते हैं, उनमें जो शुगर का डिटोरेशन है वो एक टिपिकल कॉम्प्लिकेशन है कोविड-19 का। और जब इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उन कंडीशन में इंसुलिन की जो नीड है उसमें काफी सारे चेंजेस आते हैं। और हमने ये भी पाया कि नॉर्मली हमको ये पता है, और हमारी जो पढ़ाई है वो ये कहती है कि नॉर्मली डायबिटीज कीटोएसिडोसिस जो है वो टाइप 1 डायबिटीज की बीमारी है, बट हमने ये पाया कि कोविड-19 में टाइप 2 डायबिटीज में भी कीटोएसिडोसिस होती है। ये एक फ्लो चार्ट है जो कि ये दिखाता है कि जो कोविड का इन्फेक्शन है, ये इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि अल्टीमेटली शुगर को बढ़ाती हैं, जिसको कि हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। और ये हाइपरग्लाइसीमिया अल्टीमेटली सारी बीमारियों की जड़ होता है, और इसकी वजह से जो ये कार्डियोमेटाबॉलिक इवेंट्स होते हैं और कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। ग्लूकोज के ऊपर नीचे होने के बहुत सारे कारण होते हैं डायबिटीज और कोविड के मरीजों में, और उसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो होते हैं वो कुछ यहाँ पे दर्शाए गए हैं, जिसमें कि आप ये मान सकते हैं कि जब कोविड मरीजों को हो गया उस समय उनकी डाइट जो थी वो इरेगुलर हो गई, और इस वजह से इसके अलावा उन्होंने दवाई लेना बंद कर दिया, या तो वार्ड में थे तब दवाई नहीं ले पाई, या उनको दवाई की सप्लाई कम हो गई इसलिए नहीं ले पाए। इसके अलावा उनके अंदर डर रहा, एंग्जाइटी रही, जिससे कि शुगर लेवल बढ़ गए। पर से इन्फ्लेमेटरी लेवल्स बढ़ जाने, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस के लेवल बढ़ जाने की वजह से कोविड-19 में अपने आप एक्सट्रीम स्ट्रेस की सिचुएशन डेवलप हुई, जिसकी वजह से शुगर लेवल बढ़ जाते थे। इसके अलावा जो कोविड के मरीज हैं उनमें हमने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जिसको हम स्टेरॉइड कहते हैं, उसका इलाज देना मैंडेटरी हो जाता है। तो वो कुछ जगहों पे, तो जहाँ पे वो स्टेरॉइड का इलाज मैंडेटरी हो गया, उसने भी शुगर को बढ़ाने में मदद की, क्योंकि स्टेरॉइड को ग्लूकोजेनिक हार्मोन कहते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस कंडीशन जैसे कि इन्फेक्शन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सेक्रेशन बढ़ जाता है, और वो भी शुगर को बढ़ाता है। तो ये सारी चीजें कोविड में शुगर के फ्लक्चुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर सेंटर फॉर डायबिटीज कंट्रोल ने ये पाया और बताया कि कोविड-19 में जो डायबिटीज के मरीज होते हैं उनमें सीवियर इलनेस की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो गंभीर बीमारी ज़्यादा कराते हैं, जबकि जिन मरीजों में डायबिटीज नहीं होती है या कोमोर्बिडिटीज नहीं होती हैं, वो जो है उनमें जो बीमारी की गंभीरता है वो कम होती है। लेकिन इस फ्लो चार्ट में आप ये देख सकते हैं कि जो कोविड का इन्फेक्शन है उससे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म डिसरेगुलेट हो जाती है, और वो ग्लूकोटॉक्सिसिटी कराती है, और ये ग्लूकोटॉक्सिसिटी ही जो खून के थक्के जमते थे, जिसको थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स कहते हैं, उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और उससे डीप वेन थ्रोम्बोसिस और पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है, जो कि कोविड की सीवियरिटी को बढ़ाता है और उससे मृत्यु दर बढ़ सकती है। अब हम आगे चलें तो इन्फ्लेमेशन एक ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से शुगर की बीमारी हो सकती है या डायबिटीज की बीमारी हो सकती है, और ये पाया गया है कि वायरस की वजह से जो इन्फ्लेमेशन होता है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, जो कि शुगर की बीमारी में शुगर की लेवल को बढ़ा सकता है। इसके अलावा जब ज्यादा इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस ज्यादा होते हैं, तो वो मांसपेशियों और लिवर में के फंक्शन को अल्टर करता है या उनके एंजाइम्स को बढ़ा देता है, जो कि आपका जो है वो ऑर्गन है जो कि इंसुलिन सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं, और वो इंसुलिन की वजह से जो है इंसुलिन का यूज करते हुए ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन करते हैं, और उसकी वजह से शुगर लेवल कम हो जाते हैं। इसके अलावा जो सेप्सिस होता है, सेप्सिस के बढ़ने में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन होता है कोविड वायरस की वजह से, वो उसके बढ़ने में मदद करता है। इसके अलावा जो मैक्रोस्कोपिक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं डायबिटीज में, वो जो अदर बाकी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं जैसे डी डाइमर, फेरेटिन और इंटरल्यूकिन-6, ये बढ़ जाते हैं। इनकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। अगेन ये अगर आप स्लाइड देखेंगे तो ये पाया गया है कि एक ये नॉर्मल रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है, ये एक नॉर्मली हमारी बॉडी में काम करता है, जो कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स के रूप में जो एंजाइम होता है वो एंजियोटेंसिन 2 में बदलता है, और ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर पे काम करके बीपी बढ़ाता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज कराता है, वैस्कुलर डिसफंक्शन कराता है, और कार्डियोवैस्कुलर रिमॉडलिंग कराता है। इसी का एक दूसरा पार्ट है जो कि
ACE2 एंजाइम जो होता है उसके ऊपर, इस एंजियोटेंसिन पे वो ACE2 एंजाइम रिएक्ट करता है, वो एंजियोटेंसिन 1 to 7 बनाता है, और ये एंजियोटेंसिन 1 to 7 है, ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर पे एक्ट करके बीपी को घटाता है, एपोप्टोसिस घटाता है, मॉडलिंग रिमॉडलिंग को घटाता है, इन्फ्लेमेशन को घटाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को घटाता है। तो ये बेनिफिशियल इफेक्ट होते हैं और ये कोविड से बचाता है। तो कोविड का जो वायरस है वो ACE2 से ही कंबाइन करके जो है मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है, और उसकी वजह से ACE2 के लेवल्स कम हो जाते हैं, और ACE और ACE2 के बीच में इनबैलेंस हो जाता है, और ये ACE और ACE2 के बीच का इनबैलेंस जो है वो जो मरीज की गंभीरता को बढ़ा देता है। फिर अगर हम ये देखें, इसमें ये पाया गया है कि जो ब्लड ग्लूकोज का कंट्रोल का संबंध आउटकम से कोविड-19 के मरीजों में जिनको कि पहले से डायबिटीज है, तो जिन भी मरीजों को का शुगर कंट्रोल नहीं था, उन मरीजों में आपके कोविड रिलेटेड डेथ की पॉसिबिलिटी ज्यादा हुई। और अगर आप इन स्लाइड्स को देखेंगे तो ये पहली स्लाइड ग्लूकोज लेवल्स को दर्शाती है, दूसरी स्लाइड जो है वो लिम्फोसाइट्स को दर्शाती है, तीसरी स्लाइड न्यूट्रोफिल को दर्शाती है, चौथी ग्राफ जो है वो इंटरल्यूकिन 6 को दर्शाता है, पांचवा ग्राफ CRP को दर्शाता है, और छठा ग्राफ जो है वो LDH को दर्शाता है। और इसमें लाल रंग की जो है, आप लाल रंग की जो लाइन देख रहे हैं, ये दर्शाता है कि जिनका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं है, और जो नीले रंग की लाइन है वो ये दर्शाता है कि जिनका ब्लड शुगर कंट्रोल्ड है। तो अगर आप ये देखें, जिनका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं था और जिनका ब्लड शुगर कंट्रोल था, तो ऐसे मरीजों में न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट रेशियो ऑल्टर हो जाता है अगर आपका शुगर लेवल जो है बढ़ा हुआ है। इसके अलावा जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं जैसे इंटरल्यूकिन 6, CRP और LDH, ये भी सारे वैल्यूज बढ़ जाती हैं। अगेन एक और प्रक्रिया होती है जिसमें कि बीटा सेल का ट्रांस डिफरेंशिएशन हो जाता है ग्लूकागॉन लाइक सेल्स में। तो बीटा सेल्स जो है अल्फा सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो ग्लूकागॉन को बनाते हैं। तो इसका जो पाथवे है ये भी कोविड वायरस एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से ये हो सकता है कि जो बीटा सेल्स हैं वो अल्फा सेल में कन्वर्ट हो जाए और ग्लूकोज लेवल्स को बढ़ा दें। अब बढ़ी हुई ग्लूकोज की सीवियरिटी जो है, इसके बहुत सारे कारण पाए गए हैं, जिसमें कि जो प्रमुख कारण है वो ग्लूकोटॉक्सिसिटी, एंडोथेलियल डैमेज इन्फ्लेमेशन की वजह से और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस माना गया है। इसके अलावा जो दवाइयां यूज होती हैं आपके इलाज में, जैसे कि स्टेरॉइड्स और एंटीवायरल एजेंट्स, वो भी इसकी हाइपरग्लाइसीमिया में कंट्रीब्यूट करते हैं। और जो ऐसे वो मरीज जिनमें कि कोविड से पहले ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ था, उनमें भी सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन बढ़ा हुआ है, और ये पाया गया है कि 1% हीमोग्लोबिन HbA1c का फॉल लगभग 21% सीवियर इलनेस को घटाता है। और ये अगेन आप इस स्लाइड में देखेंगे कि डायबिटीज के मरीज और नॉन डायबिटीज मरीजों में अगर हम ये देखें तो जो इन्वेजिव वेंटिलेशन, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन और इक्मो, ये जो हायर लेवल मोड्स ऑफ वेंटिलेशन है वो डायबिटीज मरीजों में ज्यादा पाए गए एज कंपेयर टू नॉन डायबिटिक पेशेंट्स में, और उनमें डिस्चार्ज रेट भी थोड़ा कम रहा, और इसकी पी वैल्यू सिग्निफिकेंट है। ये दर्शाता है कि डायबिटीज मरीज में डिस्चार्ज में भी समय लगता है और उनको ऑक्सीजन सपोर्ट की ज्यादा जरूरत पड़ती है। ये यूके की स्टडी है जो दर्शाती है कि टोटल नंबर ऑफ डेथ्स में लगभग 33% डेथ जो है वो डायबिटीज के मरीजों में पाई गई, कोविड की डेथ जो है। ये एक चाइना की स्टडी है और CDC की है, जिसमें कि ये शो करते हैं, ये दिखाया जा रहा है कि डायबिटीज के जो मरीज हैं उनमें मॉर्टेलिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो वो मरीज जिनमें की कोमॉर्बिड कंडीशंस कम है। ये सर्वाइवल का कैप्लन में सर्वाइवल का एनालिसिस है जो कि शो करता है कि जिन भी मरीजों में कंट्रोल्ड डायबिटीज का शुगर कंट्रोल्ड है, उनमें आपका जो पैरामीटर्स हैं वो मॉर्टेलिटी कम रही है, सर्वाइवल ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो पोअरली कंट्रोल्ड है। ये आप देख सकते हो कि ग्लूकोज मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज जो है वो डिफरेंट हुई कोविड के टाइम पे। टाइप 1 डायबिटीज को हमने पंप और इंसुलिन से कंट्रोल किया और एनालॉग वर द फर्स्ट चॉइस। टाइप 2 डायबिटीज में मेनली कुछ दवाइयों को हमने यूज किया, जबकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जहां हम यूज कर रहे हैं या स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं वहां पे इंसुलिन फर्स्ट चॉइस है, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एसोसिएटेड जो डायबिटीज हुआ उसमें हमने इंसुलिन का ही यूज किया। और हमें जो ज्यादा शुगर पे ध्यान रखना पड़ा वो मील्स के बाद का, लंच के बाद और डिनर के बाद की स्लीप के शुगर पे ज्यादा ध्यान देना पड़ा। इसके अलावा जो ग्लूकोज मैनेजमेंट को हमने क्लासिफाई किया माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में, और इसके हिसाब से जो दवाइयां दी गई, अगर आप उसमें ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि
जो अगर आप कोविड एरा में रह रहे हैं और बट इन्फेक्टेड नहीं है तो आप सभी दवाइयां यूज कर सकते हैं, बट आपको सल्फोनाइलयूरिया और SGLT2 इनहिबिटर्स को कॉशन के साथ यूज करना पड़ेगा। बट जैसे जैसे माइल्ड इलनेस, मॉडरेट इलनेस और सीवियर इलनेस की तरफ हम बढ़ते हैं तो कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो कि कंट्राइंडिकेटेड हो जाती हैं। तो मॉडरेट से सीवियर इलनेस में थाइजोलिनडाइंस और SGLT2 इनहिबिटर्स इनका यूज नहीं करना है, और सीवियर इलनेस में सल्फोनाइलयूरिया का भी यूज नहीं करना है। बाकी कुछ दवाइयों को हम कॉशन से यूज करेंगे और कुछ दवाइयां हम फ्रीली यूज कर सकते हैं। तो सीवियर इलनेस में इंसुलिन और DPP4 इनहिबिटर्स ही फ्रीली यूज किया जा सकते हैं, बाकी सब पे हमें कॉशन का देखना पड़ेगा, ध्यान देकर उनको यूज करना पड़ेगा। ये कुछ फैक्ट शीट है जो कि शो करती है कि सिक डेज में हमें कैसे मरीजों का इलाज करना है। कोविड-19 के समय में ये भी सामने आई बात। तो सिक डे रूल में ये कहा जाता है कि शुगर लेवल कंट्रोल होने चाहिए। इसका सिक एक्रोनिम ही है जिसमें शुगर लेवल कंट्रोल होना चाहिए। इंसुलिन को कभी बंद नहीं करना है, इंसुलिन का लगातार यूज करना है। कार्बोहाइड्रेट की कमी नहीं होनी चाहिए बट हाइड्रेशन मेंटेन करना है, और शुगर इंटेक को थोड़ा कम रखना है। और कीटोन्स आपको चेक करते रहना है, क्योंकि अगर कीटोन्स आप चेक नहीं करेंगे तो डायबिटिक कीटोसिस अगर हो जाएगी तो हम पता नहीं लग पाएगा। इसलिए कुछ दवाइयों को हमें यूज नहीं करना होता है। इसके लिए सैडनम एक्रोनिम है, और साथ में GLP-1 रिसेप्टर एक्रोनिम को भी हम यूज नहीं करते हैं, जिसमें कि सैडमैन में SGLT2 इनहिबिटर हो गए, ACE इनहिबिटर हो गए, डायरेटिक्स हो गए, मेटफॉर्मिन हो गए, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर और नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है, इनका यूज नहीं करना है। और इसके साथ साथ GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट का भी यूज नहीं करना है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइंस हैं जो कि शो करती हैं कि जब मरीज हमारे पास आता है तो उसकी हाइपरग्लाइसीमिया को हमें कैसे टेस्ट करना है। आते ही हमें उसके मरीजों को उसकी शुगर को टेस्ट करना है, और अगर वो शुगर हाइपरग्लाइसीमिया रेंज में है तो हमें उसका इलाज भी करना है। और अगर कोई मरीज ऐसे आते हैं जिनका कि हाइपरग्लाइसीमिया नहीं है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो हम उन पेशेंट्स का बार बार शुगर चेक करेंगे। और शुगर चेक करते रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि उन पेशेंट्स को बाद में हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। अगेन हमें कोविड ने यह भी सिखाया कि टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल में। और वो पेशेंट जिनको कि कॉन्टिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर लगा था, या कॉन्टिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर के साथ पंप लगा था, या केवल पंप लगा था, उन मरीजों में हॉस्पिटलाइजेशन और डीके के चांसेस बहुत कम रहे उन मरीजों के कंपैरिजन में जिन्होंने किसी भी डिवाइस का यूज नहीं किया। अगेन टेली कंसल्टेशन के बारे में लोगों के विभिन्न राय हैं, और टेली कंसल्टेशन के बारे में ये कहा जाता था पहले कि टेली कंसल्टेशन नहीं देना चाहिए, और इसको फेस टू फेस ही देख के देना चाहिए। बट ये यूपी की गाइडलाइंस है जो कि दर्शाती है, कोविड टाइम में हमें ये सिखाया गया कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल सेफ होते हैं, और उनका हम विजिट जो है 6 महीने तक डिफर कर सकते हैं, 6 महीने तक हम उनसे टेली कंसल्टेशन में बात कर सकते हैं। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको कुछ रिव्यू की जरूरत होती है, तो उनका हम कुछ शुगर या HbA1c टेस्ट करा के उनको हम बीच में बुला के देख सकते हैं, उनके हम उन टेस्ट को देख के उनको हम फॉलो कर सकते हैं। और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें कि हमें फेस टू फेस रिव्यू की जरूरत होती है, और इन पेशेंट्स को हमें अस्पताल बुलाना पड़ता है। तो कुछ मरीजों को हम केवल डायरेक्टली आपका इलाज लिख सकते हैं, कुछ में हम टेस्ट करा के इलाज लिख सकते हैं जो कि टेली कंसल्टिंग के फॉर्म में, और कुछ ही मरीजों को हमें बुला के देखना पड़ेगा। फिर कोविड ने हमें यह भी सिखाया कि म्यूकर माइकोसिस जो है वो एक ऐसी बीमारी है जो कि कोविड की वजह से ही शायद बहुत ज्यादा फैली, प्लस कोविड में जो बहुत सारी चीजें हमें शुगर बढ़ गई, डायबिटीज के मरीजों में कोविड हुआ, या उनमें स्टेरॉइड का यूज हुआ, या कुछ अदर फैक्टर्स जो कि कोविड के से ही रिलेटेड थे, जिनकी वजह से म्यूकर माइकोसिस का इंसिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और अब जैसे कोविड खत्म हो गया है या कोविड अभी केसेस नहीं आ रहे हैं, तो म्यूकर माइकोसिस का इंसिडेंस भी काफी कम हो गया है। फिर वैक्सीनेशन की बात हम करें तो जो हमने पहले कहा था कि वैक्सीनेशन के ऊपर लोगों का ज्यादा ध्यान नहीं रहता था, बट हमने ये पाया कि कोविड-19 में वैक्सीनेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया, और हमें जो है सबको बुला बुला के वैक्सीनेशन कराया गया, और उसी वैक्सीनेशन का नतीजा है शायद हम कोविड से उबर पाए हैं। और हमारे यहाँ हमारे देश में लगभग 1 करोड़ से ऊपर वैक्सीनेशन किए जा चुके हैं। इसके अलावा डायबिटीज का जो शुगर के बढ़ने का कारण जो है, कोविड के अलावा कोविड के समय जो लॉकडाउन हुआ उस समय जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हुआ, और जो स्नैकिंग की आदत पड़ गई, और लगातार बैठे रहने की चीज रही, उससे भी कोविड के ग्लाइसेमिक पैरामीटर्स पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा, और उसके हिसाब से भी शुगर काफी बढ़ गई। और ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का स्टेटमेंट है जो कि ये कहता है कि अगर शुगर मैनेज रहेगा तो कोविड-19 के दौरान तो उसके कॉम्प्लिकेशन थोड़े कम पाए जाएंगे। सो अब हम टॉक के एंड की तरफ आ रहे हैं कि हम आफ्टर कोविड एरा में आ रहे हैं, जिसको कि हम कहेंगे कि 2 के वेव्स के बाद हमने क्या बदलाव पाया,
और न्यू नॉर्मल क्या हो गया, जो कि अब एविडेंस आपको मैंने दिखाया, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहला न्यू नॉर्मल ये है कि अब वायरल इलनेस को हम ये मानते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज भी करा सकता है, वो प्री डायबिटीज से डायबिटीज करा सकता है, नई डायबिटीज करा सकता है, या ग्लाइसेमिक कंट्रोल को वर्सन कर सकता है। इसके अलावा स्टेरॉइड इंड्यूस्ड डायबिटीज अब एस्टैब्लिश्ड एंटिटी हो गई है और इसके बारे में जानकारी हमें बढ़ गई है और हम इसको कैसे इलाज करें इसके बारे में भी हमें पता लग गया है। इसके अलावा जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन से म्यूकर माइकोसिस टाइप के, जिनको कि जो फिजिशियंस और डायबिटोलॉजिस्ट अपनी लाइफ टाइम में एक आध बार देखते थे, उन मरीजों को इतना ज्यादा देखा गया कि उनका इलाज कैसे करना है इसके बारे में लोगों की आम सहमत काफी हद तक बन गई। इसके अलावा जो मॉर्टेलिटी और मॉर्बिलिटी के लिए अनकंट्रोल्ड हाइपरग्लाइसीमिया को एक कल्प्रिट माना जाने लगा, जो कि पहले नहीं माना जाता था वायरल इलनेसेस में। इसके अलावा ये माना जाने लगा कि हम टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं और रिमोट मैनेजमेंट डायबिटीज जो अब एक रियलिटी हो गई है। इसके अलावा ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग, जिसको के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था और पेशेंट के लिए वो सबसे कम प्रायोरिटी होती थी, ये अब प्रायोरिटी हो गई है और अब इसको फिफ्थ वाइटल साइन के रूप में भी एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। और ये एडवोकेसी भी की जा चुकी है कि जो है इसको, जैसे हम ब्लड प्रेशर, पल्स, टेम्परेचर, ये सारी चीजें देखते हैं, उसी तरह से पांचवें वाइटल साइन के रूप में हम इसको देखें। इसके अलावा टेक्नोलॉजी अब अटेंशन पाने लगी है और ये इंटीग्रल पार्ट हो गई रूटीन डायबिटीज केयर का। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं वो टेक्नोलॉजी का यूज करने लगे हैं डायबिटीज केयर के लिए। और इसके अलावा अडल्ट इम्यूनाइजेशन जो है वो पूरे वर्ल्ड में हो रहा है और लोगों का एक्सेप्टेंस बढ़ गया है इम्यूनाइजेशन के लिए। कोविड का वैक्सीनेशन तो लोग करा ही रहे हैं, इसके अलावा बाकी जो वैक्सीनेशन एडल्ट, उनके लिए भी लोगों का एक्सेप्टेंस काफी बढ़ गया है। और इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया, डिफरेंट टाइप ऑफ पेशेंट्स ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया का जो ट्रायज प्रोटोकॉल है वो डेवलप हो गया और हम उसको उनके हिसाब से ट्रीट कर रहे हैं। सो ये वो चेंजेस हैं जो कि एक नए नॉर्मल के रूप में हमारे सामने आए हैं, जो कि आफ्टर कोविड आए हैं। सो अब हमारा जो डायबिटीज का मैनेजमेंट है, या आप ये कह लें हेल्थ केयर जो पूरी है, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई, दैट इज बिफोर कोविड एंड आफ्टर कोविड। और आफ्टर कोविड में जो चेंजेस आए हैं वो हमने आपसे डिस्कस किए और ये वो चीजें हैं जो कोविड ने हमें सिखाई कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। थैंक यू।